हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूपी एग्जाम वाले पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, हमारी जो पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है उसमें हमने काफ़ी सारे सेशंस जो है वो कर लिए हैं। हम काफ़ी दूर तक आ चुके हैं, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमने पॉलिटी में कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आई होप धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट्स भी पॉलिटी को लेकर क्लियर हो रहे होंगे। और ये क्लासेस उन सभी बच्चों के लिए है जो चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप स्टेट पीएससी है ना, स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप है ना आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से डेडिकेटेडली आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो फिर ये क्लासेस जो है वो आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारी पॉलिटी की सीरीज़ जो है वो चल रही है। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी क्लासेस ऑलरेडी कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी क्लासेस की, वहाँ पे जाकर आप सारी क्लासेस को प्लेलिस्ट के अंदर से 1 बाय 1 करके देख सकते हो। सभी क्लासेस के ऊपर है ना सीरियल वाइज नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो आप सीरियल वाइज सीक्वेंस के अंदर ही सभी क्लासेस को देखना, तभी आपको चीज़ें जो है वो समझ में आएगी, क्योंकि मैंने एक लिंक के थ्रू सारी चीज़ें समझाई है, सब कुछ रिलेट करके पढ़ाया है और हम एक लिंक के थ्रू ही पढ़ रहे हैं। संविधान जो हम पढ़ रहे हैं वो भी एक एक भाग को हम आराम से सॉल्व करते हुए एक लिंक बना के ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि बीच में से कुछ भी उठा के पढ़ा दिया, कभी है ना पीछे से कुछ भी मैंने शुरू करवा दिया आपके संविधान में, कभी मैंने स्टार्टिंग का कुछ करवा दिया, कभी मिडिल का कुछ करवा दिया, ऐसे नहीं कर रही हूँ। एकदम सीक्वेंस से लाइन बाय लाइन हम जो है वो चीज़ों को करते करते चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पे इसी तरीके से सीक्वेंस के अंदर चीज़ों को करते हुए चलना है। अब हम अगर बात करते हैं हमारी आज की क्लास की, तो आज की क्लास जो है वो आपकी हाई कोर्ट के ऊपर रहने वाली है। हम भाग 5 कर रहे थे जहाँ पे हमारी न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी को हम सॉल्व कर रहे थे। इसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दोनों हम कर चुके हैं। अब हम क्या कर रहे थे, अब हम न्यायपालिका जुडिशरी को सॉल्व कर रहे थे। जुडिशरी में भी सुप्रीम कोर्ट को हमने सॉल्व कर लिया था, सर्वोच्च न्यायालय जो है उसको हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम आज के लेक्चर में करेंगे हाई कोर्ट। आपको ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट जो है वो बेसिकली आपके भाग 6 में आता है। ठीक है, भाग 6 में आपके काफ़ी अलग अलग चैप्टर्स दे रखे हैं। जैसे भाग 5 में अलग अलग आपके है ना अध्याय हैं, अलग अलग चैप्टर हैं। उसमें से एक चैप्टर के अंदर आपका सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, जो कि आपके भाग 5 में आता है। लेकिन मैं हमेशा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों को एक साथ में ही समझाती हूँ, क्योंकि ताकि बच्चों को पता चले कि भाई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अंतर है तो क्या क्या अंतर है, अगर है ना सिमिलैरिटी है, समानताएं हैं तो क्या क्या समानताएं हैं। ठीक है, ऐसे कंपेयर करके चीज़ों को याद करोगे ना तो जल्दी से चीज़ें याद हो जाती है। वरना अभी 5वें भाग में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट कराऊंगी, फिर जब 6ठा भाग हम शुरू करेंगे तो पहले हम आपके है ना राज्यपाल और आपके है ना चीफ मिनिस्टर, उनकी मंत्रिमंडल, उन सबको करेंगे। फिर आपकी विधानसभा विधान परिषद को सॉल्व करेंगे। फिर जाके हम लास्ट में अगर न्यायपालिका में हम सुप्रीम या है ना हाई कोर्ट को पढ़ेंगे तो तब तक आप सुप्रीम कोर्ट को भूल जाओगे, है ना, तो फिर आप वो रिलेट नहीं कर पाओगे, या फिर आपको वापस से सुप्रीम कोर्ट की क्लास देखनी पड़ेगी, फिर आप रिलेट कर करके चीज़ों को समझ पाओगे। तो अभी ताज़ा है सुप्रीम कोर्ट, अभी हमने जस्ट इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट करा ही है, तो अभी मैं जस्ट आपको उसके बाद में ही हाई कोर्ट करवा देती हूँ, ताकि जो चीज़ें आपकी है ना समान है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वो आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा भाई ये चीज़ें इसमें समान है, क्या क्या समानताएं नहीं है, असमानताएं क्या क्या है, वो भी आपको यहीं पे ही पता चल जाएगा। तो आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं हमेशा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है वो कंपेयर करके एक साथ में ही पढ़ाती हूँ। लेकिन इसका ये मतलब मत सोचना कि सुप्रीम कोर्ट भी भाग 5 में ही आता है, हाई कोर्ट भी भाग 5 में ही आता है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो 5 भाग में आता है। 5वें भाग में क्या बोला है, हमारे संविधान के 5वें भाग में यूनियन की सरकार के बारे में बोला है, यानी कि जो आपकी केंद्र की सरकार है उसके बारे में बोला है। परंतु आपका जो भाग 6 है वो आपकी केंद्र की सरकार के बारे में बात नहीं करता है, वो आपके राज्य की सरकार के बारे में बात करता है। तो हाई कोर्ट तो आपके राज्यों में ही आती है ना, वो आपकी केंद्र सरकार में थोड़ी ना आती है। तो फिर हाई कोर्ट जो है वो आपके भाग 6 में दे रखी है, ना कि भाग 5 में। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अब हम अगर आज की क्लास को शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले मैं जैसे हमेशा टेलीग्राम के बारे में बताती हूँ आप लोगों को। हर्षिता मैम की पाठशाला जो है वो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। काफ़ी सारे बच्चे मेरे साथ में यहाँ पे कनेक्टेड है ऑलरेडी। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ में कनेक्ट होने के लिए तो आपको सिंपली क्या करना है, टाइप करना है टेलीग्राम पे हर्षिता मैम की पाठशाला और आप मेरे साथ में यहाँ पे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, अब बच्चे पूछते हैं कि मैम यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाते हो, तो यहाँ पे आपको फ्री PDF अगर मैं कुछ भी अपलोड करती हूँ वो सारी फ्री PDF आपको यहीं पे ही मिलती है। फिर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल या फिर स्टडी के नोट्स आपको चाहिए होते हैं तो वो भी फ्री में मैं यहाँ पे ही अपलोड करती हूँ। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आपको करनी होती है तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी यहीं पे ही होती है। अगर आपकी कोई भी जॉब की ओपनिंग आती है, कोई भी वैकेंसीज वगैरह आती है तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ही अपलोड करती हूँ। आपके करंट अफेयर
से जुड़ी हुई कोई भी है ना न्यूज़ होती है, जानकारियाँ होती है, वो सारी मैं यहाँ पे ही अपलोड करती रहती हूँ। आपकी एग्ज़ाम से जुड़ी हुई कोई भी नोटिफिकेशन होती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी मैं मेरे टेलीग्राम पे ही अपलोड करती रहती हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो आपको मेरे सिंगल टेलीग्राम पे है ना ज्वाइन करने से मिल सकती है। तो आपको सिंपली टाइप करना है टेलीग्राम पे जाकर हर्षिता मैम की पाठशाला, वहाँ पे आपको मेरी ऐसी फ़ोटो लगी हुई दिख जाएगी, आप पहचान जाओगे कि ये तो मैडम का ही चैनल है, फिर आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम शुरू करते हैं हमारी क्लास, जो कि है आपका हाई कोर्ट। अब मैंने आपको एक हायरार्की समझाई थी शुरुआत की ही क्लास में, जब हम सुप्रीम कोर्ट को कर रहे थे, कि आपका सबसे पहले तो आती है सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट आती है आपके पास में है ना हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद में आती है आपके पास में सबऑर्डिनेट या फिर लोअर कोर्ट्स, और आपकी है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है। तो ये जो हायरार्की है वो आपको याद रखनी, भूलना मत इसको। ठीक है, अब हम पहले सब है ना हाई कोर्ट करेंगे, फिर बाद में हम सुप्रीम आपके है ना सबऑर्डिनेट कोर्ट को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हाई कोर्ट जो है वो टॉप पोजीशन है इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि क्या बोला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के न्यायिक प्रशासन में क्या है, सबसे है ना सर्वोच्च स्थान है आपके हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट जो है वो राज्य के अंदर ही आती है। तो राज्य में जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, राज्य में जो आपका है ना प्रशासनीय, जो आपका है ना न्यायिक प्रशासन का जो आपका सिस्टम है, उसका सबसे सर्वोच्च न्यायालय कौन सा होता है, राज्य के अंदर आपका हाई कोर्ट होता है। ठीक है, फिर हाई कोर्ट के अगर हम प्रावधान की बात करें तो आपके संविधान में भाग 6 में हाई कोर्ट बताया हुआ है, मैंने अभी समझाया है। सुप्रीम कोर्ट भाग 5 में है, परंतु हाई कोर्ट कहाँ है, भाग 6 में है, जहाँ पे राज्य की सरकार की बात हुई है। ठीक है, तो भाग 6 के जो अध्याय 5वां है उसके अंदर हाई कोर्ट दे रखी है। मैंने बताया था कि भाई भाग 5 में भी काफ़ी आपके है ना अलग अलग चैप्टर, अलग अलग अध्याय में बटा हुआ है। पहले एग्जीक्यूटिव है, फिर लेजिस्लेचर है, फिर लास्ट में जुडिशरी है, फिर लास्ट में आपको कैग देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से भाग 5 जो है वो अलग अलग अध्याय में बटा हुआ है। उसी प्रकार भाग 6 भी अलग अलग अध्याय में बटा हुआ है। तो भाग 6 के 5वां जो अध्याय है उसके अंदर आपकी हाई कोर्ट आती है, और छठा जो अध्याय है उसके अंदर आपकी ये सबऑर्डिनेट कोर्ट आती है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। भाग 6 के 5वें अध्याय के अंतर्गत आपकी आती है कौन सी, हाई कोर्ट आती है, उच्च न्यायालय आता है, और छठे अध्याय में आपका अधीनस्थ न्यायालय आता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट आती है। ठीक है, फिर अगर हम इसके है ना अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल नंबर 214 से लेकर 231 ये अनुच्छेद है आपकी हाई कोर्ट के। ठीक है, तो हाई कोर्ट के आर्टिकल नंबर जो है आपको पता होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ को ख़त्म होते हैं, हाई कोर्ट के आर्टिकल कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ को ख़त्म होते हैं। तो 214 से लेकर 231 तक, यानी कि 214 से लेकर 231 तक हाई कोर्ट के आर्टिकल्स जो हैं वो आपके दे रखे हैं आपके संविधान में। ठीक है, और आपके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है, जो आपके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनका क्या है, उसका है आपका भाग 6 में, और भाग 6 के भी छठे अध्याय में आती है आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसके अनुच्छेद की बात करें तो 233 से लेकर 237 तक है, यानी कि 233 से लेकर 237 तक आर्टिकल नंबर जो है वो आपके बताए हुए हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय के। ठीक है, अब अगर हम हाई कोर्ट की कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मोटा मोटा समझ लेते हैं, डिटेल में अभी हम आगे आने वाली क्लास में समझेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट आपका सबसे पहले इसके अंदर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, यानी कि हाई कोर्ट में अभिलेख न्यायालय है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के टाइम पे भी समझाया था कि ये कोई भी अपनी अगर जजमेंट देते हैं तो उसको एविडेंस के तौर पे रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, कि भाई आगे चल के अगर 2-4 साल बाद इनको वापस से है ना लगता है कि भाई मुझे उस केस में क्या मैंने बोला था वो मेरे को वापस से देखना है। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, अपने ही रिकॉर्ड को वापस से चेक कर सकते हैं। तो वो रिकॉर्ड होगा तभी तो चेक करेंगे ना। तो अगर ये कोई भी अपना जजमेंट देते हैं, कोई भी रिजल्ट निकालते हैं किसी भी सुनवाई का, तो उसको रिकॉर्ड के है ना रख लिया जाता है, रिकॉर्ड करके एविडेंस के तौर पे, प्रूफ के तौर पे कि भाई इस केस में ये बात बताई थी। वरना तो प्रूफ क्या रहेगा हमारे पास में कि भाई किस केस में क्या बात बताई थी, हमको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए रिकॉर्ड जो है वो सब चीज़ों का रख लिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि आपका अभिलेख न्यायालय। ठीक है, फिर आगे है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही आपके न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। चाहे फिर वो आपके न्यायाधीश जो है, चाहे फिर वो आपके सुप्रीम कोर्ट के हो, सर्वोच्च न्यायालय को है ना सर्वोच्च न्यायालय के हो, या फिर आपके हाई कोर्ट के हो। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो ही सारे जजेस की नियुक्ति करते हैं। अब इनका टेन्योर क्या है, कार्यकाल कब तक रहता है, तो 62 वर्ष तक, 62 वर्ष तक ये अपना कार्यभार को संभालते हैं। 65 वर्ष तक कार्यकाल किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का, और 62 वर्ष तक होता है हाई कोर्ट के आपके न्यायाधीशों का। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका टाइम पीरियड होता है 65 ईयर्स तक एज का। जब तक वो 65 साल के होते हैं तब तक ही काम कर सकते हैं, उसके बाद में वो रिटायर हो जाते हैं। वैसे ही जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका टाइम पीरियड है 62 वर्ष तक, यानी कि जब तक उनकी 62 साल की आयु होती है तब तक ही काम करते हैं, उसके बाद में फिर वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है,
फिर यहाँ पे रेजिग्नेशन की बात हो रही, तो रेजिग्नेशन क्या है, बाय राइटिंग अ लेटर अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, यानी कि अगर किसी भी जज को अपना रेजिग्नेशन देना है, किसी भी न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र देना है, इस्तीफा देना है, तो वो इस्तीफा किसको लिखते हैं, किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को। भाई राष्ट्रपति ही तो इनकी नियुक्ति कर रहा है, यहाँ पे बताया मैंने, अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं, राष्ट्रपति ही कर रहे हैं, तो हटाएगा भी राष्ट्रपति ही। अगर मेरी कोई कंपनी है तो मैं कंपनी में अगर किसी को हायर मैं कर रही हूँ तो उसको निकालूंगी भी तो बाहर मैं ही ना, तो यही है आपका राष्ट्रपति। अगर किसी की नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र सौंपा जाएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, तो इसलिए रेजिग्नेशन लेटर जो है वो राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। रिमूवल किस प्रकार से होता है, तो सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो आपके जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो आपके न्यायाधीश होते हैं, उनको जिस प्रकार से हटाया जाता है उसी सेम तरीके से आपके हाई कोर्ट के जजेस को भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का सिर्फ एक तरीका याद रखना है कि दोनों में एक तो आपका मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, सिर्फ इन दो कारणों की वजह से ही, चाहे वो आपका सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर वो आपका हाई कोर्ट का जज हो, सिर्फ इन दो कारणों के तौर पे ही हम जजेस को हटा सकते हैं। तीसरा कोई कारण ही हमारे संविधान में नहीं दे रखा है। या तो कोई जज जो है वो आपका मिसबिहेवियर कर रहा है, ठीक है, मिसबिहेव कर रहा है, या फिर वो इनकेपेबल है, जिस पोस्ट पे बैठा है उस पोस्ट को संभालने के लिए वो केपेबल ही नहीं है, ठीक है, उसमें वो क्षमता ही नहीं है, तो वो इनकेपेबल है। तो मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, इस दो केस में ही, इन दो कारणों में ही, है ना, हम जो आपके जजेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे फिर वो आपके हाई कोर्ट के हो, हम सिर्फ इन दो, है ना, केसेस में ही उनको हटा सकते हैं। इसके अलावा और कोई कारण ही नहीं होना चाहिए जजेस को हटाने का, न्यायाधीशों को हटाने का, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला है कि रिमूवल का जो प्रोसीजर है, जो तरीका है ना, वो सेम है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी और हाई कोर्ट के जज के लिए भी। अब वो तरीका क्या है मैडम, अभी आगे आने वाली क्लास में समझा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मोटा मोटा आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके इन सारी चीज़ों को बहुत ही इन डेप्थ में जाकर और डिटेल में समझेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पे सारी बातें हिंदी में बोली है। उच्च न्यायालय का मैंने बता ही दिया है आपको, छठे भाग में है, छठे भाग के भी 5वें अध्याय के अंदर आता है और 214 से लेकर 231 तक इसके अनुच्छेद जो है वो दे रखे हैं आपके संविधान के अंदर, भारतीय संविधान में, ठीक है। फिर अगर हम अधीनस्थ न्यायालय की बात करें तो ये भाग 6 के अध्याय 6 में आते हैं। इनके आर्टिकल क्या है, 233 से लेकर 237 तक जो है वो आपके अधीनस्थ न्यायालय के अनुच्छेद दे रखे हैं, ठीक है। अगर हम आपके उच्च न्यायालय की विशेषताओं की बात करें तो इसमें अभिलेख न्यायालय है, यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोई भी अपनी जजमेंट देते हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं एविडेंस, यानी कि प्रूफ के आधार पे, ठीक है। फिर इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जो है वो ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, चाहे वो न्यायाधीश आपके उच्च न्यायालय के हो या फिर वो आपके सर्वोच्च न्यायालय के हो, ठीक है। पदभार जो है वो कब तक संभालते हैं, तो 62 वर्ष तक। उच्च न्यायालय के जो आपके, है ना, न्यायाधीश होते हैं वो अपना पदभार जो है वो 62 वर्ष की आयु तक ही संभालते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो आपके न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष तक, है ना, 65 वर्ष की आयु तक अपना पदभार जो है वो संभालते हैं, ठीक है। त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति को ही संबोधित करते हैं अपना त्यागपत्र, यानी कि चाहे वो आपके हाई कोर्ट के जज हो, चाहे वो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे वो आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, चाहे फिर वो आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, एक ही इंसान है, वो है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही उनकी नियुक्ति करेगा। दोनों जो आपकी कोर्ट है, दोनों न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं और उनको, है ना, त्यागपत्र सौंपना होता है अगर न्यायाधीशों को, तो वो भी वो राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे निष्कासन की बात करें कि इनको हटाया किस तरीके से जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया के समान ही उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जज को हटाने के समान ही होती है। अगर हमको हाई कोर्ट के जज को हटाना है या फिर हमको सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, दोनों की प्रक्रिया जो है वो समान ही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से हटा सकते हैं उसी प्रकार हाई कोर्ट के जज को भी हम हटा सकते हैं। तो प्रक्रिया दोनों की सेम है। अब वो प्रक्रिया क्या है आगे आने वाली क्लास में उसको समझा दूंगी, ठीक है। तो आई होप ये मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा इन डेप्थ में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे सबसे पहले बोला है हाई कोर्ट है क्या, बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या थ्योरी में क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि आर्टिकल नंबर 214 से लेकर, यानी कि 214 आर्टिकल से लेकर 231 जो आपका अनुच्छेद है वो आपके हाई कोर्ट के दे रखे हैं, आपके उच्च न्यायालय के दे रखे हैं, जो कि भाग 6 है ना, भाग 6 के 5वें अध्याय के अंदर आते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे यही बोला हुआ है, आर्टिकल 214 to 231 इन द पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर, प्रोसीजर एंड सो ऑन ऑफ द हाई कोर्ट। जो आपकी, है ना, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 उच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों, प्रक्रियाओं आदि से संबंधित है, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 214 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, यानी कि आर्टिकल नंबर 214 जो सबसे पहला अनुच्छेद है आपके उच्च न्यायालय का, वो सबसे पहला जो आपका 214 वाला जो आपका अनुच्छेद है, 214 वाला जो आर्टिकल है वो क्या बात करता है, वो कहता है कि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट तो होनी ही चाहिए। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय जो है वो होगा ही होगा, ठीक है।
फिर क्या बोला है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति ही करेंगे, चाहे वो आपके उच्च न्यायालय हो चाहे वो आपके सर्वोच्च न्यायालय हो, दोनों के ही न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, प्रेसिडेंट ही करते हैं, समझा ही दिया है मैंने आपको। लास्ट पॉइंट बोला है कि दस कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट एंड लीव इट टू द डिस्क्रिशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि इस प्रकार संविधान उच्च न्यायालय की जो स्ट्रेंथ है उसको निर्दिष्ट नहीं करता है और इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया है, यानी कि हाई कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होंगे उसकी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताया कि इतनी संख्या में इतने न्यायाधीश होने ही चाहिए, वो उन्होंने पूर्ण तरीके से राष्ट्रपति के जो डिस्क्रिशन होता है, राष्ट्रपति का जो विवेक होता है उस पर छोड़ रखा है कि आपको समय के अनुसार आपको है ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग कितने न्यायाधीश की ज़रूरत लगती है, उस ज़रूरत के महसूस होने के अकॉर्डिंग आप उतने न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हो। तो ये टोटली आपका राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ा हुआ है, टोटली राष्ट्रपति के डिस्क्रिशन पे छोड़ा हुआ है। ठीक है, आई होप ये एक पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं कि कितने हाई कोर्ट हैं एट प्रेजेंट में और हाई कोर्ट जो है उसकी स्थापना हुई कहाँ से। बेसिकली ये पैराग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्टार मार्क कर लेना, वेरी 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 बहुत बार वेरी करके इंपॉर्टेंट इसको ज़रूर से मार्क कर लेना, क्योंकि ये लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं आपको जब आने वाली क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ना, तब आपको यहाँ से मैं क्वेश्चन भी बताऊंगी कि ये क्वेश्चन जो है वो देख लो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि एट प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट है हमारे पास में, और नया जो हाई कोर्ट है वो अभी हमने कहाँ पे बनवाया था, आंध्र प्रदेश के अंदर 2019 में हमने अभी रिसेंट में नया हाई कोर्ट जो है वो बनवाया है। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए एट प्रेजेंट में इंडिया के अंदर टोटल 25 हाई कोर्ट है, और नया हाई कोर्ट कौन सा है, सबसे नया हाई कोर्ट आपका आंध्र प्रदेश में है, जो कि 2019 में हमने बनवाया था। और कब बनवाया था, जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो अलग अलग देश जो है वो है ना, दो अलग अलग राज्य जो है वो आपके अलग अलग हो गए थे। उस टाइम पे फिर हमने आंध्र प्रदेश के अंदर एक नया आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट बनवा लिया था, कौन से साल में, 2019 के अंदर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपका है ना सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया 1862 व्हेन द हाई कोर्ट वर सेट अप एट कलकत्ता बॉम्बे मद्रास इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, यानी कि 1861 जो आपका होता है ना, 1861 का जो आपका एक एक्ट आया था जिसका नाम है आपका है ना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, यानी कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट है आपका, HCA इसको बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, या फिर हिंदी में समझना चाहो तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो आपका 1861 में आया था, उसके तहत आपके 3 हाई कोर्ट जो है उसकी स्थापना होती है। कब होती है स्थापना, 1862 में होती है। अधिनियम आता है 61 के अंदर, और 62 में 3 जगह पे अलग अलग हाई कोर्ट जो है उसकी स्थापना होती है। वो जगह कौन कौन सी है, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। और इन तीनों में से भी ये पूछे कि सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना कौन सी जगह पे हुई, तो कलकत्ता में हुई। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से अभी आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा के दिखाऊंगी कि ये क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि आपका 1861 में एक हाई कोर्ट एक्ट आया था, आपका एक है ना भारतीय उच्च न्यायालय का अधिनियम आया था, और उस अधिनियम के तहत 1862 में 3 हाई कोर्ट, 3 उच्च न्यायालय की हमने स्थापना करी थी, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में। और कलकत्ता वाला जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, वो सबसे सर्वप्रथम जो है उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर अगला क्या बोला है, 1866 में 4th हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुई थी इलाहाबाद में, यानी कि 1866 में 4था उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। 3 तो हमने कहाँ कर लिए थे, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में कर लिए थे 1862 के अंदर। ठीक है, अब 1866 में 4था हाई कोर्ट जो है वो हमने इलाहाबाद में उसकी स्थापना करी थी। ठीक है, तो पहले 3 हो गए, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, और चौथा हो गया 1866 में आपके इलाहाबाद के अंदर। ठीक है, फिर क्या बोला है, गुवाहाटी हाई कोर्ट एक्सटेंड इट्स जुरिसडिक्शन टू द स्टेट ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम, यानी कि गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है उसने अपना अधिकार क्षेत्र असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम राज्यों तक बढ़ाया हुआ है। गुवाहाटी में जो आपका उच्च न्यायालय है, गुवाहाटी का जो आपका हाई कोर्ट है, उसके ही अधिकार क्षेत्र में आपके आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम चारों के ही क्षेत्र जो है वो उस गुवाहाटी वाले उच्च न्यायालय के क्षेत्र, उस अधिकार क्षेत्र में ही आते हैं। ठीक है, तो अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हाई कोर्ट जो है वो आपके 2 राज्यों का एक भी हो सकता है, यानी कि अगर राजस्थान है तो राजस्थान का अलग हाई कोर्ट है, महाराष्ट्र है तो उसका अलग हाई कोर्ट है। ठीक है, लेकिन अगर 2 राज्यों को लगता है कि हम तो एक ही हाई कोर्ट से काम चला लेंगे, तो 2-3 राज्यों का मिला के एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि मैम राज्य तो बहुत सारे हैं पर हाई कोर्ट ही 25 क्यों हैं, क्योंकि 2-3 राज्य जो है वो एक साथ में एक हाई कोर्ट को मिलकर शेयर भी कर सकते हैं। वो उनके आपस का मैटर होना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है हम इस एक हाई कोर्ट से काम चला लेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोला है कि जो गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है, गुवाहाटी का जो उच्च न्यायालय है, उसके अधिकार क्षेत्र में 4 और क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका ऑलरेडी
प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्या बोला है, मुंबई हाई कोर्ट एक्सटेंड इट्स ज्यूरिसडिक्शन टू महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव और दादर नागर हवेली। यानी कि जो आपका मुंबई का उच्च न्यायालय है उसने अपना अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव और दादर नागर हवेली तक बढ़ाया हुआ है। गुवाहाटी का जो उच्च न्यायालय है उसके अधिकार क्षेत्र में 4 और अधिकार आते हैं। कौन कौन से है ना, जो आपका आसाम है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। फिर मुंबई का जो हाई कोर्ट है उसके अधिकार क्षेत्र में भी 4 और अधिकार आते हैं। कौन कौन 4 और क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन और दीव। तो ये गुवाहाटी के हाई कोर्ट में 4 और क्षेत्र आ रहे हैं, मुंबई के हाई कोर्ट में 4 और क्षेत्र आ रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों ही पॉइंट है, दोनों को आप यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, क्योंकि यहाँ से अभी आगे मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ना तो मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आई थिंक रिसेंटली जो आपका है ना बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ही आपका ये क्वेश्चन पूछ के आ गए थे कि हाई कोर्ट का जो आपका है ना गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है उसके अधिकार क्षेत्र में और कौन कौन से क्षेत्र जो है वो आते हैं, या फिर मुंबई का हाई कोर्ट जो है उसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र जो है वो आपके आते हैं। तो पता होना चाहिए कि गुवाहाटी का हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में 4 और क्षेत्र आ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिजोरम। और जो आपका मुंबई का हाई कोर्ट है उसके अधिकार क्षेत्र में भी 4 और क्षेत्र आते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन और दीव। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोला है, न्यूवेस्ट वन इज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट विच इज इस्टेब्लिश्ड इन 2019। सबसे नया आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है जो 2019 में स्थापित किया गया है। मैंने बता दिया अभी आपको कि 2019 में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश और जो आपका तेलंगाना है 2 राज्य अलग हुए थे। तो अलग हुए तो हमने क्या करा, फिर 2019 में आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो हमने नया उसकी स्थापना कर ली थी। तो ये जितना भी ये वाला जो पैराग्राफ है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि ये लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसलिए इस पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ क्योंकि ये वाकई में इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 5 पॉइंट से 5 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि 5 पॉइंट से आपको 3 या 4 ही सवाल देखने को मिलेंगे ना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखा है तो अलग अलग एग्जाम में आपसे ये 5 जितने भी मैंने 5 पॉइंट यहाँ पे लगाए हुए हैं इन 5 पॉइंट से 5 सवाल आपको देखने को मिले ही मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है, सबसे पहले मैंने आपको बात बताई कि 1861 में आपका एक भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो है वो आता है और उसके तहत 1862 में आपके कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास इन तीनों जगह पे हमने उच्च न्यायालय की स्थापना करी थी। ठीक है, 1861 में तो आपका अधिनियम आया, 1862 में 3 जगह पे हमने स्थापना कर दी उच्च न्यायालय की। कौन कौन सी जगह है, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। ठीक है, अब 3 जगह पे स्थापना हो गई। फिर 1866 में चौथे हाई कोर्ट को हमने बनाया इलाहाबाद के अंदर। ठीक है, फिर आती है बात कि गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है उसके अधिकार क्षेत्र में आपके है ना अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड और मिजोरम 4 क्षेत्र और आते हैं। और मुंबई का जो हाई कोर्ट है उसके अधिकार क्षेत्र में गोवा, महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली और दमन और दीव ये 4 क्षेत्र जो है वो और आते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो आपका सबसे नया हाई कोर्ट है जो कि हमने 2019 में उसकी स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको सारे क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, अभी रिसेंट अभी है ना आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और अभी जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तब आपको ये सारे पॉइंट में से क्वेश्चन देखने को पक्का से पक्का मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है, आगे बोलता है आपके अपॉइंटमेंट के बारे में, नियुक्ति के बारे में कि जो आपके न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है। तो यहाँ पे बताया हुआ है चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट कंसर्न। यानी कि अगर हमको मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो कैसे करेंगे, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद ही राष्ट्रपति करते हैं। तो नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति ही करेंगे, प्रेसिडेंट ही करेंगे, परंतु खुद की इच्छा अनुसार नहीं कर सकते, खुद के विवेक पे नहीं कर सकते। उनको बाकी के न्यायाधीशों से, बाकी के जो आपके है ना मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे पहले परामर्श लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम है ना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं आपके चीफ जस्टिस जो हैं, कौन से चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के हैं, इंडिया के नहीं है ये, हाई कोर्ट के यानी कि स्टेट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसकी नियुक्ति अगर करनी है तो वो किस प्रकार होती है, करते नियुक्ति कौन है, राष्ट्रपति ही है, परंतु राष्ट्रपति यहाँ पे 2 लोगों से परामर्श करते हैं। कौन कौन है वो 2 लोग, सबसे पहले तो है आपका भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, इंडिया का जो आपका चीफ जस्टिस है, एक तो उससे परामर्श करेंगे और एक करेंगे आपके राज्यपाल से। भाई जिस राज्य में आप उस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने वाले हो उस राज्य के राज्यपाल से भी तो पूछा जाएगा। सपोज राजस्थान में अगर किसी है ना चीफ जस्टिस की अगर है ना नियुक्ति होने वाली तो राजस्थान का जो गवर्नर है उनसे तो पूछेंगे ना। तो राजस्थान में अगर चीफ जस्टिस की नियुक्ति करनी है तो नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति ही करेंगे, प्रेसिडेंट ही करेंगे, परंतु वो राजस्थान के जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है, उनसे परामर्श लेंगे। साथ ही साथ जो इंडिया के चीफ जस्टिस हैं, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनसे भी परामर्श लेंगे। दोनों लोगों से परामर्श लेने के बाद में ही राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश जो है वो नियुक्त होगा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोला है,
फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्टेड, यानी कि उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से भी परामर्श किया जाता है। क्या बोला है यहाँ पे, अभी तो मैंने आपको बताया कि अगर राजस्थान का जो मुख्य न्यायाधीश है अगर उसकी नियुक्ति करनी है तब तो राज्यपाल से पूछेंगे, और किससे पूछेंगे, आपके जो है ना भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उससे पूछेंगे। परंतु अगर यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ना करके अगर हमको किसी जो है ना सिंपल जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, उनकी नियुक्ति करनी, तो वो किस प्रकार करेंगे। अगर हमको हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, हाई कोर्ट के अगर जजेस की नियुक्ति करनी है, तो फिर हमको यहाँ पे 3 लोगों से पूछना पड़ेगा। वो 3 लोग कौन कौन है, सबसे पहले तो आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, दूसरा उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे जिस राज्य में हमको है ना जो आपके न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करनी है, और तीसरा उस राज्य के राज्यपाल हो जाएंगे। एग्जाम्पल देके समझाऊं, अगर हमको राजस्थान में हाई कोर्ट जो है हमारा जयपुर के अंदर है, उसमें उस जो हाई कोर्ट है उसके जजेस की अगर हमको नियुक्ति करनी है तो नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति ही करेंगे, ठीक है। परंतु राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं कर सकते हैं, उनको परामर्श लेना पड़ेगा 3 लोगों से। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का नहीं, जो हमारा भारत का मुख्य न्यायाधीश है उससे पूछना पड़ेगा। जो उस राज्य का, जो राजस्थान का जो है ना मुख्य न्यायाधीश होगा, जो चीफ जस्टिस होगा ना उस राज्य का, उससे पूछना पड़ेगा। और तीसरा किससे पूछेंगे, जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान के जो हमारे राज्यपाल हैं, जो हमारे गवर्नर है, उनसे पूछना पड़ेगा। तो इन 3 लोगों से पूछकर ही राष्ट्रपति जो है वो राजस्थान के हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करेंगे। और अगर न्यायाधीश की नियुक्ति ना करके अगर हमको मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, राजस्थान के जो चीफ जस्टिस हैं अगर उनकी नियुक्ति करनी है, तो फिर किससे पूछना पड़ेगा, 2 लोगों से पूछना पड़ेगा सिर्फ। एक तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से और दूसरा उस राज्य के, यानी कि राजस्थान के है ना राज्यपाल से, गवर्नर से, ठीक है। आई होप दोनों ही पॉइंट क्लियर होंगे। अगर कंफ्यूजन कहीं पे भी है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, मैंने बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प मैनर में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको दोनों ही पॉइंट बहुत ही स्मूथली रखे हैं, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है, सेकंड जजेस केस जो आपका हुआ था, यानी कि द्वितीय न्यायाधीश मामला आपका 1993 में हुआ था, उसमें क्या बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट नो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी मेड अनलेस इट इज इन कन्फर्मिटी विद द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कोई नियुक्ति तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुसार न हो। यानी कि अगर हमको किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है हमको, यानी कि राष्ट्रपति को अगर करनी है नियुक्ति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, तो वो जब तक नहीं होगी तब तक कि आपको जो मुख्य न्यायाधीश है आपके भारत के, उनके अगर आपका परामर्श नहीं मिल जाता है, उनका कंसल्टेशन नहीं हो जाता है, उनका ओपिनियन नहीं मिल जाता है, उनकी राय नहीं मिल जाती है, तब तक हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हो सकती है। ये बात हुई थी आपके द्वितीय न्यायाधीश मामला जो कि 1993 में आया था, ठीक है। तीनों मामले मैंने आपको समझाए हैं, इससे पहले वाली जो सुप्रीम कोर्ट की क्लास है उसके अंदर बहुत ही डिटेल में, ठीक है। तीसरा जो आपका जजेस केस था, तीसरा न्यायाधीश मामला जो आपका 1998 में आया था, उसमें क्या बात हुई, उसमें आपका कॉलेजियम सिस्टम आ गया था, मैंने बताया था आपको। सेकंड केस में तो ये बोला कि जो आपके है ना भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श करेंगे, पर वो भी आगे जाकर 2 सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीशों से, 2 सीनियर मोस्ट जजेस से परामर्श करेंगे। परंतु तीसरा जो आपका केस आया था 1998 में, उस तीसरे न्यायाधीश मामले में ये कहा गया था कि जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं वो एक कॉलेजियम सिस्टम से परामर्श लेंगे और फिर अपना ओपिनियन, अपनी राय जो है वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे, और फिर राष्ट्रपति जो है वो आगे जाकर क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे न्यायाधीशों की। अब कॉलेजियम सिस्टम मैंने समझाया था भाई, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम में 5 लोग हैं, एक तो आपका मुख्य न्यायाधीश है, 4 आपके है ना न्यायाधीश होते हैं, जो आपके सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश है वो होते हैं। और अगर हम हाई कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे 3 लोग आते हैं, कौन कौन से, एक तो आपके मुख्य न्यायाधीश आते हैं, 2 आपके सबसे सर्वश्रेष्ठ जो न्यायाधीश है वो आते हैं, ठीक है। तो 5 जजेस को मिलाकर आपका कॉलेजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का, 3 जजेस को मिलाकर कॉलेजियम सिस्टम है आपका हाई कोर्ट का। ये भी मैंने यहाँ पे सिर्फ है ना आपको इजी स्मूथ तरीके से समझाया है, डिटेल में मैंने आपको इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की क्लास करवाई थी ना वहाँ पे समझा दिया है, नहीं पता है आपको तो वो क्लास जाके देख लेना, ठीक है। तो आपको यही बोला है तीसरे केस में कि तृतीय न्यायाधीश मामला जो कि 1998 में हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राय दी थी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से है ना क्या करना पड़ेगा, परामर्श लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे उनको कॉलेजियम सिस्टम से परामर्श लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हुई है आपके अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर कि जजेस की नियुक्ति किस प्रकार होगी। अगर हमको मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो किस किस से परामर्श लेंगे, अगर हमको सिंपल न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है उच्च न्यायालय के तो किस किस से परामर्श लेंगे। मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे है ना क्रिस्टल क्लियर कर दी है, ठीक है। आगे चल के अगर हम यहाँ पे
क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं, तो क्या बात हुई है योग्यता में बोला है कि आपका जो न्यायाधीश है या फिर जो भी आपका जज बनना चाहता है हाई कोर्ट का, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या बोला है, ही शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 years और ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट फॉर 10 years इन द हाई कोर्ट। यानी कि सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसे भारत के क्षेत्र में 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहना चाहिए, या फिर उसे 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का वकील होना चाहिए। अब ये जो या फिर है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो दो आपकी योग्यताएं बताई हुई है, इन दोनों में से कोई भी एक योग्यता भी अगर पूरी हो जाती है तो उसको हम आपका जो उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश के तौर पे नियुक्ति कर सकते हैं। दोनों होनी कंपलसरी नहीं है, दोनों में से एक भी हो जाएगी तो चलेगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे नियुक्ति करने के लिए कौन कौन सी योग्यता बताई हुई है। आपके जो है ना उच्च न्यायालय होते हैं, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए बताया कि एक तो आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा बोला है कि 10 साल तक वो हाई कोर्ट के अंदर क्या होना चाहिए, न्यायिक पद पर होना चाहिए, जुडिशियल पोस्ट पर होना चाहिए, या फिर 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील होना चाहिए। ठीक है, अब आपको याद है सुप्रीम कोर्ट में इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आपको रिलेट करके पढ़ाती हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैंने आप क्या बताया था आपको योग्यता को लेकर, याद है आपको कि सुप्रीम कोर्ट में जो आपके न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता को लेकर 3 योग्यताएं बताई हुई है कि एक तो आपके अगर वकील है वो हाई कोर्ट में तो 10 साल तक वकील होने चाहिए, अगर वो किसी न्यायिक पद पर है हाई कोर्ट में तो 5 साल तक न्यायिक पद पर होने चाहिए, या फिर वो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, सबसे जो आपके सबसे प्रतिष्ठित न्यायविद होते हैं उनको भी नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति। यानी कि जो आपके डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होते हैं उनको भी अगर राष्ट्रपति को लगता है कि ये आपके प्रतिष्ठित न्यायविद हैं, उनको भी जो आपके जजेस होते हैं उनके तौर पे उनकी नियुक्ति भी कर सकते हैं। लेकिन वो जो प्रतिष्ठित न्यायविद वाला जो पॉइंट है वो हाई कोर्ट के जजेस में अप्लाई नहीं होता है। हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति तभी होगी जब उनके पास में ये 2 योग्यता में से कम एक होनी ही चाहिए। कौन कौन सी, या तो 10 सालों तक वो न्यायिक पद पर होने चाहिए हाई कोर्ट में, या फिर 10 सालों तक वो वकील होने चाहिए हाई कोर्ट में। ठीक है, दोनों में से एक भी होगा तो चलेगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट। संविधान ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण नहीं किया है। जो आपके जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, उनकी न्यूनतम आयु कितनी होगी, मिनिमम टू मिनिमम एज क्या होगी, वो एज का क्राइटेरिया जो है वो संविधान में नहीं बताया हुआ है कि भाई 20 साल होगी, 21 साल होगी, 25 होगी, 30 होगी, वो नहीं बताया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपसे कथन में पूछ लेंगे कि भाई जो आपके हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी जो एज है मिनिमम वो 22 साल है या फिर 25 साल है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई हाँ 25 हो सकती है या फिर 30 हो सकती है, परंतु आपके संविधान में ऐसा कुछ प्रावधान ही नहीं दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर, योग्यता को लेकर बात हो गई। आगे क्या बोला है, ओथ को लेकर, ओथ यानी कि शपथ की, वो जो आपके उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो शपथ कौन कौन सी लेते हैं। तो सबसे पहला है टू बियर ट्रूथ फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरा टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तीसरा टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू बी बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस विदाउट फियर और फेवर अफेक्शन और इल विल एंड टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। यानी कि 4 तरीके की शपथ जो है वो आपकी ली जाती है न्यायाधीशों द्वारा। पहली, भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगे। दूसरा, भारत की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखेंगे। तीसरा, विधि पूर्वक और विश्वास पूर्वक तथा अपनी सर्वोत्तम क्षमता, ज्ञान और भय या फिर पक्षपात, स्नेह या द्वेष के बिना कार्यालय के कर्तव्य का पालन करेंगे और संविधान और कानून को कायम रखेंगे। ये जो है ओथ ली जाती है, ये पूरा आपका अफर्मेशन या फिर शपथ ली जाती है आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है इस पूरी 4 पॉइंट को, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई शपथ में वो क्या क्या बात बोलते हैं। पहले तो बोलते हैं कि भारत के संविधान के प्रति हम क्या करेंगे, निष्ठा और आस्था रखेंगे। दूसरा बोलते हैं कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को भी हम बनाए रखेंगे, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को बनाए रखेंगे। तीसरा बोलते हैं कि हम विधि पूर्वक काम करेंगे और विश्वास पूर्वक काम करेंगे, ना ही किसी पक्षपात के साथ में काम करेंगे, ना ही किसी भय के साथ में काम करेंगे, और बिना कार्यालय के कर्तव्य का पालन करेंगे, यानी कि द्वेष के बिना कार्यालय के कर्तव्य का पालन करेंगे। ठीक है, और चौथा बोलते हैं कि संविधान और कानून को कायम रखेंगे। तो ये 4 आपके शपथ लेते हैं जो आपके न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के वो। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे टेन्योर की बात करते हैं, कार्यकाल की बात करते हैं, तो क्या बोला है, ही होल्ड ऑफिस अंटिल ही रिटायर द एज ऑफ 62 ईयर्स। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज एज इज टू बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट इज फाइनल। यानी कि क्या बोला है यहाँ पे
यहाँ पे ये बोला है कि जो आपके जजेस का जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है, वो कितना है, वो 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पदभार को संभाल सकते हैं। उनकी आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही किया जाता है, परंतु राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। यानी कि आपका टेन्योर कार्यकाल जो है वो बताया हुआ है 62 वर्ष का होगा आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, परंतु अगर इस कार्यकाल को लेकर, इस आयु सीमा को लेकर अगर कुछ भी वाद विवाद होता है तो राष्ट्रपति जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके इसके ऊपर है ना इसका डिसीजन लेंगे, कोई भी सोल्यूशन निकालेंगे, परंतु लास्ट जो फाइनल डिसीजन होगा वो आपके राष्ट्रपति का ही होगा। ठीक है, आगे बोला है ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट। वह इस राष्ट्रपति को पत्र लेखन है ना अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, पत्र लिखकर अपने है ना पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अगर किसी भी न्यायाधीश को अपना इस्तीफा देना है, अपना रेजिग्नेशन लेटर देना है, तो वो किसको दे सकते हैं, वो है ना राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। ठीक है, फिर बोला है कि ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि हम किसी भी न्यायाधीश को हटा कब सकते हैं, हटाने की पूरी आपकी एक जजेस इंक्वायरी एक्ट आया है। ठीक है, वो अभी मैं आपको आने वाली क्लासेस में समझा दूंगी वो जजेस इंक्वायरी एक्ट क्या है, लेकिन यहाँ पे मोटा मोटा समझना है कि अगर हम चाहते हैं, हम यानी कि अगर संसद या फिर राष्ट्रपति चाहते हैं किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए, तो वो किस प्रकार हटा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति का ऑर्डर है कि हाँ ये हटने चाहिए, तो फिर क्या होगा, पार्लियामेंट में एक आपका प्रपोजल जो है वो पारित करते हैं, फिर पार्लियामेंट के दोनों ही सदन जो है वो आपकी स्पेशल मेजॉरिटी से, जिसको हम बोलते हैं ना बहुमत से, वो स्पेशल बहुमत से क्या करते हैं, वो रेजोल्यूशन को पारित करते हैं, पास करते हैं आपकी संसद के अंदर, और फिर वो राष्ट्रपति के पास में जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपना सील साइन लगाते हैं, और इस प्रकार आपके जजेस का जो रिमूवल है वो इस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई हम जजेस को रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं। जजेस का रिमूवल जो है वो राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, फिर चौथा क्या बोला है, ही वेकेंट हिज ऑफिस व्हेन ही इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और व्हेन ही इज ट्रांसफर टू अनदर हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक पूरा सेपरेट पॉइंट, अभी आपको समझाऊंगी कि हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर किस प्रकार हो सकता है। जैसे टीचर्स का ट्रांसफर होता है ना, इस स्कूल से उस स्कूल में हो गया, उससे वहाँ हो गया, वैसे ही हाई कोर्ट के जजेस का भी ट्रांसफर होता है। राजस्थान का हाई कोर्ट जो आपका हाई कोर्ट बोल रही हूँ, राजस्थान के हाई कोर्ट का जो जज है वो आपके मुंबई के हाई कोर्ट का जज में ट्रांसफर उसका हो सकता है, या फिर आपका किसी दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में जा सकता है। तो इस तरीके से हाई कोर्ट के जजेस का भी ट्रांसफर जो है वो आपका हो सकता है, स्थानांतरण जो है वो आपका हो सकता है। ठीक है, तो इन अगर है ना आपके किसी भी जज का अगर है ना क्या हो जाता है, अगर आपका रेजिग्नेशन हो जाता है या फिर ट्रांसफर हो जाता है, कोई भी मृत्यु वगैरह हो जाती है, तो इन केसेस में जजेस की जो सीट है वो खाली हो जाती है। ठीक है, तो ये टेन्योर क्या है ये आपको पता होना चाहिए सिंपली कि 62 वर्ष का टेन्योर होता है। रिमूवल कौन करते हैं, रिमूवल जो है वो आपके राष्ट्रपति ही करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। तो अगर है ना रेजिग्नेशन लेटर देना है किसी भी आपके है ना न्यायाधीश को, अगर वो अपना है ना क्या बोलते हैं इस्तीफा देना चाहते हैं, तो वो भी इस्तीफा किसको देंगे, राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे। 62 वर्ष की आयु तक अपना कार्यभार जो है वो संभालते हैं। ठीक है, तो ये आपका टेन्योर जो है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी हमारे पास में टॉपिक बच रहे हैं कि रिमूव किस तरीके से करते हैं हम जजेस को, ट्रांसफर किस तरीके से होता है जजेस का, और लास्ट टॉपिक रहेगा फिर आपका ज्यूरिसडिक्शन यानी कि क्षेत्र अधिकार और शक्तियाँ क्या क्या है हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, और फिर लास्ट रहेगा आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, और न्यायालय की अगर हम अवमानना करते हैं तो इससे क्या होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपके बाकी हैं, बचे हुए हैं, ये हम अगली किसी क्लास में करेंगे। यहाँ पे अभी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो इसकी अगली क्लास जो है आएगा पार्ट 2, वहाँ पे हम और क्वेश्चंस और है ना कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे डिटेल में जो बचे हुए हैं उनको। ठीक है, अब थोड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया इज करेक्ट। भारत में न्यायिक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। सबसे पहला बोला है कि इन द केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड एनी ऑफ द स्टेट ऑफ हाई कोर्ट दैट स्टेट कैन टेकन अप द मैटर, यानी कि केंद्र और किसी भी राज्य के बीच विवाद के मामले में उस राज्य का उच्च न्यायालय उस मुद्दे को संभालता है क्या। दूसरा बोला है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इन कॉलोनियल टाइम इज द प्रीडिसेसर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। औपनिवेशिक काल में भारत का संघीय न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है क्या। या फिर PIL जो आपकी होती है जनहित याचिका होती है दैट कैन बी फील्ड इन एनी कोर्ट बाय ओनली द अग्रीव्ड पर्सन। जनहित याचिका किसी भी न्यायालय में केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही दर्ज की जा सकती है क्या। और चौथा बोला है कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार भारत में उच्च जो आपका सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके पास में ही है, यानी कि ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। 4 कथन पढ़ लिए। अब सवाल क्या पूछा था, सवाल पूछा है कि इन चारों कथनों में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है, वो आपको बताना है। तो सही कौन सा है, ध्यान से क्लासेस देखिए तो पता चल जाएगा कि मैंने चारों पॉइंट आपको ढंग से करवाए हैं। क्या बोला था मैंने आपको,
अगर किसी भी आपके है ना 2 राज्यों के बीच में या फिर आपका केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के बीच में कोई भी मतभेद होता है तो इसका सलटारा कौन करता है, इसका सुलटारा जो है वो आपका कौन करता है, आपका सुप्रीम कोर्ट करता है, ना कि हाई कोर्ट। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, केंद्र और किसी भी राज्य के बीच विवाद के मामले को उस राज्य का उच्च न्यायालय संभालता है क्या, नहीं, उच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय उसको संभालते हैं। तो ये बात गलत हो गई, हम सही पूछा है तो ये गलत हो जाएगा पॉइंट। अगला क्या बोला है, फेडरल कोर्ट जो आपके इंडिया में है उसी का ही प्रीडिसेसर है आपका सुप्रीम कोर्ट, यानी कि औपनिवेशिक काल में भारत का जो संघीय न्यायालय था वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्या है, पूर्ववर्ती है। बिल्कुल सही बात है। 1935 में हमने क्या करा था, एक जो आपकी है ना फेडरल कोर्ट है उसको इस्टेब्लिश करा था। उसके बाद में 1950 में हमने उसका नाम बदल के सुप्रीम कोर्ट कर लिया था, परंतु वो उसका ही पूर्ववर्ती ही है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। तीसरा क्या बोला है, जो जनहित याचिका होती है वो किसी भी न्यायालय में केवल पीड़ित व्यक्ति ही उसको दर्ज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल गलत बात है। मैंने बताया था आपको PIL क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। ये आपकी ऐसी जनहित याचिका है जो जरूरी नहीं है कि जिस इंसान के साथ में कुछ भी है ना गलत हुआ है वो ही जाकर उसको दर्ज करेगा। अगर कोई दूसरा इंसान उसको देख रहा है, किसी दूसरे इंसान को पता है इसके बारे में, तो वो भी उसके आधार पर जाकर FIR जो है वो लिखवा सकता है। इससे पहले आपके पास में जनहित याचिका से पहले आपके पास में लोकस स्टैंडाई का एक सिस्टम था। उस लोकस स्टैंडाई में ऐसा था कि जिसके साथ में जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो पीड़ित व्यक्ति ही अपनी FIR जो है वो दर्ज करवा सकता है, परंतु इस सिस्टम को बदल के फिर हम लेकर आए जनहित याचिका यानी कि PIL। इस PIL में जो आपका पीड़ित व्यक्ति है वो तो जाकर FIR लिखवा ही सकता है, परंतु उसके आधार पे कोई दूसरा इंसान भी जाकर FIR लिखवा सकता है। यहाँ पे क्या बोला है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही FIR को दर्ज करवाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, दूसरा इंसान भी उसके आधार पर जाकर करवा सकता है। और चौथा क्या बोला है, ओनली सुप्रीम कोर्ट के पास में ही जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, बिल्कुल गलत है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों के ही पास में आपकी जो न्यायिक समीक्षा है उसकी शक्तियां हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल गलत हो जाता है। सवाल में क्या पूछा था, कौन सा कथन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है कि औपनिवेशिक काल में भारत का संघीय न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इन कॉलोनियल टाइम इज द प्रेडिसेसर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये कथन सही है, बाकी सारे गलत है। सारे कथन वही है जो मैंने आपको समझाया है, कोई भी नया कथन नहीं है यहाँ पे। तो अगर आपने क्लासेस को ढंग से देखी है ना, तो मैं फॉर श्योर कह सकती हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन जो है वो परफेक्टली एब्सोल्यूट आपके करेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी के सवाल, बाकी का जो चैप्टर है वो हम अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये आपका पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो है आपका बहुत ही जल्द आ जाएगा, जहाँ पे हम पार्ट 2 के अंदर बचा हुआ जो हाई कोर्ट है और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फिर एक क्लास आएगी जहाँ पे हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, पूरी आपकी जो न्यायपालिका है उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और एक डेडिकेटेड क्लास आएगी जहाँ पे हम पूरे 5वें भाग जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसमें क्या क्या पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपका रिविजन हो जाए। फिर हम जो आपका छठा भाग है जहाँ पे राज्य की सरकार की बात हुई है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जब अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, इसको कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर आपके कोई क्वेरी होती है तो मुझसे डेफिनेटली कमेंट करके पूछ लिया करो। कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो, या फिर अगर आप मेरे साथ में पर्सनली 1-on-1 कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला, वहाँ पे आपको मेरा जो ग्रुप है वो दिख जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको सारे ही कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। एक बार फिर से इस क्लास को रिवाइज कर लेना और साथ ही साथ इसके नोट्स भी बनाते हुए चलना। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।